नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, खबरों का सवाल अगर हमने जैसा कि बताया है आपको, जो अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और उस पर उसका तजिया भी किया जाएगा और उस पर मुबाहिस भी किए जाएंगे। तो बहरहाल GHMC यानी अजीम तरह हैदराबाद बल्दिया की अगर जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 2007 में यानी बल्दिया को GHMC में तब्दील किया गया था और आपने देखा कि जी MCH था, जी हाँ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद था और 2007 में उसे GHMC कर दिया गया और 150 वार्ड्स जो हैं उसमें कायम किए गए और आप अंदाजा कर सकते हैं कि बढ़ा के 100 150 अब 300 हो गए इंशाल्लाह। अब नहीं की बात। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, अब 3 डिवीज़न बनेंगे और 3 डिवीजन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक यानी 3 कारपोरेशन में तकसीम किया जाएगा और 100 जो है वार्ड्स उसमें रहेंगे। इस तरह का जो यानी बातें की जा रही थी उसे अमली शक्ल दे दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि अब तो ये हाल हो गया है कि GHMC के इंतखाबात के लिए जो फहरिस्त राय दहिंदगान हैं वो उसकी भी तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। यानी उसके यानी किस तरह इंदराज किया जाएगा, किस तरह तनक्की की जाएगी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बहरहाल जहाँ तक आप देखेंगे कि GHMC का सवाल है तो आपने देखा कि कैसे पहले कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक दूसरे से ताउन किया करते थे। फिर आपने देखा कि चंद्राबाबू नायडू की तेलुगु देशम उसने कब्जा किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उस वक्त भी ये देखा गया कि कांग्रेस और MIM में इत्तेहाद होता है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह BRS हुकूमत आती है यानी अलहदा तेलंगाना के बाद और उस पर BRS का कब्जा हो जाता है और कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुजाहरा करती है। तो बहरहाल अब पिछले जो इंतखाबात हुए थे उसमें सेकंड पोजीशन पर BJP थी और थर्ड पोजीशन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। और आपको ये बता दें कि अब BJP ने भी GHMC इंतखाबात के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है और ये ऐलान कर दिया है कि वो 8 के 8 अरकान पार्लियामेंट को मैदान में उतारेगी। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर आसाम है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतारा जाएगा और ये आकर यहाँ जहर घोलेंगे और हैदराबाद का नाम तब्दील करने की बात करेंगे और अवाम का मजहबी और जज्बाती इस्तेसाल करेंगे और वोट हासिल करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि GHMC में क्या तवक्कात की जा रही हैं MIM की तरफ से, BJP की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, BRS की तरफ से। देखिए रियाज साहब, सबसे पहली बात यह है कि GHMC का ग्रेटर हैदराबाद का जो रकबा है जी जी वो बड़ी तेज़ी से तोसी हो रहा है। जी जी। लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, GHMC की जिम्मेदारी है। इसके लिए नज़्म और उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए जितनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है उतना फ़ायदा होता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को भी शायद ये ख्याल आया होगा कि GHMC जो है अब उसका हल्का बढ़ गया है। ग्रेटर हैदराबाद, मैं समझता हूँ ग्रेटर हैदराबाद की आबादी जो है 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जी हाँ। नहीं, मुझे साहब एक माफ़ी चाहता हूँ मैं कि 2007 में जब GHMC बना था तो हैदराबाद का जो रकबा था GHMC का 175 किलोमीटर था। जी जी जी। अब कितना हो रहा है इजाफा? अब मौजूदा तौर पे 600 के ऊपर चला गया है और जब इजाफा होगा तो मैं समझता हूँ कि 2500 किलोमीटर के ऐसा बताया जा रहा है। 2000 से ज़्यादा किलोमीटर के बताया जा रहा है। तो जब आबादी बढ़ेंगी, रकबा बढ़ेगा तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी और लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना भी बल्दिया की और हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी जी। तो मैं समझता हूँ इसीलिए शायद GHMC की तोसी की जा रही है, शेड्यूल जारी कर दिया गया, लोगों से एतराज़ कबूल किए गए, हाई कोर्ट में भी मसला गया, हाई कोर्ट ने ऐसे मौके पे मदाखलत करने से इनकार कर दिया। अब ये बताया जा रहा है कि 3 हैदराबाद GHMC को 3 कारपोरेशनों में तकसीम किया जाएगा। जी जी। एक ग्रेटर हैदराबाद रहेगा, दूसरा ग्रेटर सिकंदराबाद रहेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तीसरा ग्रेटर सैदाबाद रहेगा। हर कॉर्पोरेशन में तकरीबन 100 वार्ड्स रहेंगे और जोन्स और सर्कल्स की तादाद भी उसमें शामिल रहेंगे उसमें। जी जी। तो हुकूमत की जानिब से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और जोनल कमिश्नर्स का भी GHMC के कमिश्नर ने ऐलान भी कर दिया है। तो जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको बता दूं 10 फरवरी को वो GHMC की मियाद मुकम्मल हो रही है। जी हाँ। उससे पहले तमाम कार्रवाई कर लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शायद
मज़ीद 4-6 माह में इंतखाबात हो जाएंगे। यानी टाला भी जाएगा इसलिए कि तैयारियां तो होनी क्योंकि चाहिए। तैयारियां होनी चाहिए और लोगों के एतराज़ात है उसको भी हाँ। उसको भी देखना चाहिए जी 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 कि ताकि अदलिया में कोई मसला रुक ना सके। आवाम के शुकूक को भी दूर करना जीएचएमसी की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से अगर मैं समझता हूँ कि 3 कारपोरेशंस को मैं अगर हैदराबाद को तकसीम कर दिया जाएगा तो हैदराबाद में ये बताया जा रहा है कि पुराना शहर और सेंट्रल हैदराबाद उसमें शामिल रहेगा। जी जी अगर पुराना शहर और सेंट्रल और हैदराबाद उसमें शामिल रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर मजलिस का कब्जा रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि एक कारपोरेशन पर मजलिस का, एक कारपोरेशन पर कांग्रेस का और एक कारपोरेशन पर हो सकता है कि बीजेपी का कब्जा हो जाए। कौन से कारपोरेशन में बीजेपी का कब्जा हो सकता है सिकंदराबाद और हैदराबाद को छोड़कर जो जोन बनाया जा रहा है वो हो सकता है। अब देखिए सिकंदराबाद में बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट है, जी जी सिकंदराबाद लोकसभा में, और साथ सिकंदराबाद में भी आपको बीजेपी के एमएलए है जी हाँ हल्के जी। रूप में। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो बेहतर रहेगा। लेकिन जब वार्ड्स की हदबंदी कैसी होती है उस पर भी नहीं मुनसर होता है। जी हाँ जी हाँ जी। फिर वोटर लिस्ट कैसी तैयार की जाती है उसका भी जायजा लिया जाता है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान जिस तरह वो हदबंदी की बात की गई, एतराज़ात भी दाखिल किए गए, तो फिर उसका क्या होगा? देखिए एतराज़ात को तो जितना मैं समझता हूँ कि जीएचएमसी की जाने से तकरीबन एतराज़ात पर गौर किया गया, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई। अब हमने देखा कि कल ही की बात है 29 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ था। मैं समझता हूँ तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। जी जी जी। तो आप बताइए कार्रवाई यहाँ पूरी तेज़ी से चल रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में इसको मंजूरी दे दी गई और असेंबली के सरमाया सेशन में भी ये मसला ज़ेर बहस आने वाला है। हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश की जा रही हैं क्योंकि जब कोई भी नई तब्दीलियाँ लेना होता है तो पहले पार्लियामेंट काबीना के इजलास में इसको मंजूरी देना पड़ता है, उसके बाद असेंबली में इसको मंजूरी देना पड़ता है। बीजेपी ने भी ख़ास तौर पर कहा है कि इस पर 1 दिन की मुबाहिस की जाए। जी जी जी। तो हो सकता है इस पर बहस भी हो जाए। बिल्कुल असेंबली के बिल्स में शामिल है ये जिसको पेश कर दिया गया है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक नजीम मुजाहिद ने असेंबली का जिक्र किया है तो असेंबली के बारे में आपको बता दूं कि एक बिल पर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं और ख़ासतौर पर बीजेपी भी बेचैन है उस बिल को लेकर, और हो सकता है कि उस मुजवज़ा बिल को इस सरमाई इजलास में पेश कर दिया जाएगा। मेरी मुराद आपको बता दूँ कि जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात होते हैं, नफरत अंगेज़ तकारीर होते हैं, उसके ख़िलाफ़ यानी इंसदाद जो है इस तरह के बयानात के, उसके लिए एक बिल पेश किया जाने वाला है। जिस तरह कर्नाटक में पेश किया गया था लेकिन कर्नाटक के गवर्नर ने उसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि असेंबली में ये बिल पेश किया जाएगा तेलंगाना में कर्नाटक की तरह। लेकिन अब देखना ये है कि गवर्नर उसे मंजूरी देता है या नहीं देते हैं, एक अहम बात है। लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बिल की मुखालिफत करेगी क्योंकि ये बिल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कारकुनों और कायदीन को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। तखरीर से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त ही ऐलान कर दिया था कि बजट सेशन में ये बिल पेश किया जाए। जी जी। सरमाई सेशन में क्या बिल पेश करने का उन्होंने वादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था कि बजट सेशन में पेश किया जाएगा। कल जो बिल्स पेश किए गए पहले दिन उसमें ये बिल शामिल नहीं। जी जी। हो सकता है कि जब असेंबली का इजलास चल रहा है, अगर आपको जो इतलात है आपने बताया कि सरमाई सेशन में भी हो सकता है, तो शायद हुकूमत की मर्जी है, जब चाहे बिल पेश कर सकती है कोई भी चीज़ का। जी जी। तो एक बात तो है, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं मगरबी बंगाल और आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की शेखी बघारी जा रही है। मिसाल के तौर पर हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह वहाँ पर गए हुए हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस मरतबा मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी हुकूमत का खात्मा कर दिया जाएगा और बीजेपी को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। उन्होंने इस सिलसिले में गैर मामूली तौर पर यानी खुद एतमादी का इजहार किया और कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत में घुसपैठिए यानी दखलंदाज जो हैं या दरअंदाज जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे वज़ीर दाखिला जो अमित शाह खुद हैं और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मरकज़ में हुकूमत है, वो दरअंदाजी में अगर नाकाम होती है तो उन्हें अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जबकि वो ममता बनर्जी हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि बिहार में भी इसी तरह की बात उन्होंने की थी और ऐसा लगता है कि अमित शाह के हाथों में कोई जादुई चिराग आ गया है या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो तमाम बटन है, तमाम सिस्टम है, वो बीजेपी वालों के हाथ में आ गए हैं। जिसे कामयाब बनाना है बना सकते हैं, कि जिसे नाकाम बनाना है उसे भी नाकाम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे जितिन राम मांझी बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर है और आप ये भी देखेंगे कि वो बिहार में जेडीयू के साथ रहे, उसके बाद उन्होंने बगावत की और अपनी खुद पार्टी खुद कायम कर ली, मरकज़ी वज़ीर है। उन्होंने खुद बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा और
और बांग दहल कहा एक जलसे में कि उनके एक रुकन असम्बली तकरीबन 2700 वोटों से हार रहे थे। उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और जैसे ही उन्होंने उन्हें फ़ोन किया तो नितिन राम मांझी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया और उनका उम्मीदवार जीत गया। और आप ये भी कहते हैं कि इस मरतबा वो उम्मीदवार 1400 वोटों से हारा है, अगर वो मुझे फ़ोन कर देता तो ये इस मरतबा भी वो कामयाब होता। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इलेक्शन ऑफिसर का किरदार भी अदा करते हैं और बीजेपी को जिता रहे हैं, इससे ये पता चलता है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। क्या अमित शाह ये बात यूं ही करें या फिर इलेक्शन कमीशन उनका साथ देगा, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए रियाज साहब, मुझे जहाँ तक मालूम है बिहार में लंबे अरसे से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहे जी, और हमने देखा है कि SIR जो है जी, वो बिहार से पहले शुरू हुआ है। उसकी इतनी बड़ी पैमाने पर मुखालिफत हुई, वहाँ पर हमने देखा कि इंडिया इत्तेहाद के जमातों ने इत्तेहाद किया आपस में, लेकिन जिस नतायज को देखने के बाद ताज्जुब हो रहा है कि इस तरह के नतीजे आएंगे। 10 साल 15 साल की नाराज़गी लोगों में जो थी, हाँ, वो इतनी ज़्यादा, अगर बीजेपी और JDU कामयाब भी होती तो उसकी कामयाबी का तनासुब कम होना चाहिए था। जी, जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी 101 हलकों पे मुकाबला करी और JDU ने 101 हलकों पे मुकाबला करी, दोनों जमातें 90 के से ज़्यादा नतीजों पर कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, जबकि कांग्रेस और तेजस्वी यादव, RJD और दूसरी जो जमातें थी उनके इत्तेहाद को तो ऐसा शिकस्त हुई कि कभी सोच भी नहीं सकते थे। अरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मुजाहरा जी हाँ, देखिए मजलिस मुस्लिमीन 5 असेंबली हलकों पर कामयाब हो सकती है, तीसरे नंबर पर। लेकिन कांग्रेस और आपका उसका जो तेजस्वी का जो मुशाहरा था, बिल्कुल कभी एक वक्त ऐसा आ गया था कि तेजस्वी पीछे चल रहे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये नताइज देखने के बाद शायद तशवीश हो रहा है। अब आपने कहा है कि उनके हाथ में कुछ जादू की छड़ी है, आज वो मगरबी बंगाल गए हैं, मगरबी बंगाल में भी इस तरह का मुजाहरा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर इंडिया इत्तेहाद के हलीफ जमातों को आपस में इत्तेहाद नहीं किया गया और नशिस्तों की तकसीम पर जी ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, तो जो बिहार के नताइज हैं वही नताइज आपको मगरबी बंगाल में देखने को मिले। और आप देखेंगे कि जहाँ पर इत्तेहाद का सवाल है, अब मिसाल के तौर पर आप तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं यानी केरला के दारुल हुकूमत की बात करते हैं, वहाँ 101 जो हैं बल्दी वार्ड्स हैं और वहाँ पर बीजेपी ने 51 बल्दी वार्ड्स पर कब्जा किया। बीजेपी का जो मेयर है वो बीजेपी का है, यानी बीजेपी ने उस पर कब्जा कर लिया। जबकि आप जो हुक्मरान कम्युनिस्ट जमात है और फिर कांग्रेस है, उसके उम्मीदवारों ने दोनों ने अलग मुकाबला किया, 48 वोट हासिल किए उन दोनों ने जुमला। तो और 2 जो उम्मीदवार थे वो गैर हाजिर रहे। तो आप अंदाजा कीजिए कि आसानी से अगर इत्तेहाद करते तो वो 2 उम्मीदवारों को मिला सकते थे। ये शायद देखिए मैं समझता हूँ असेंबली में इत्तेहाद हुआ था ना कम्युनिस्टों और देखिए असेंबली में आप अलग बात है, यहाँ पर हुआ था ना वो नहीं वहाँ पर कम्युनिस्ट अलग ही रहे हैं हमेशा। ये लोग जो इत्तेहाद करते हैं ये अलग इत्तेहाद होता है, कम्युनिस्टों का इत्तेहाद अलग होता है और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत जो ग्रुप है अच्छा वो अलग, दोनों का अलग ग्रुप से। जब पहले से इत्तेहाद नहीं था तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं उसके ऊपर? नहीं, लेकिन देखिए अगर बीजेपी आ रही है, दुश्मन तुम्हारा मुश्तरिका है, तो तुम्हें चाहिए कि मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करे। अब देखिए 48 वोट और 51 वोट, 3 वोट का फर्क है और 2 अरकान जो है गैर हाजिर रहे हैं, तो कितना कुछ कर सकते हैं, क्या अमित शाह नहीं कर सकते थे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर को सोचना चाहिए था ये बात, जो केरला के चीफ मिनिस्टर है। बीजेपी 2 अरकान को गैर हाजिर करा सकती है, हाँ, तो फिर ये क्या हुकूमत में रह के कितने अरकान को गैर हाजिर करा सकते थे, क्यों नाकाम हुए, इसका मुहासबा उन्हें करने की जरूरत है। अब अमित शाह को देखिए, अगर 10 MLA भी गैर हाजिर होते हैं तो जिताते हैं वो। बिल्कुल, पार्लियामेंट का हिसाब देख लीजिए। पार्लियामेंट में कई वक्त ऐसा आता है कि कई मरतबा हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम समझते हैं इस मरतबा बिल पास नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस की हो या फिर कई जमातें ऐसे हैं इनके अरकान या तो सपोर्ट कर देते हैं या तो फिर वोटों से गैर हाजिर रहते हैं। तो इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। बिल्कुल, अगर हम हालात को देखते हुए भी नहीं सीख सकेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि जो आपने तिरुवनंतपुरम की बात की है वो खतरे की घंटी है। अरे दारुल हुकूमत भाई, केरला का दारुल हुकूमत है और मैं समझता हूँ वहाँ पर जो कांग्रेस के शशि थरूर रुकन पार्लियामेंट है उनके लिए भी मैं समझता हूँ शर्म की बात है उनके लिए, तो उनके लिए सबसे ज्यादा उनका बयान जिस तरह से आया है कि उन्होंने इसको दस्तूर की रूह करार देते हुए इसकी सताइश की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका झुकाव आइंदा बीजेपी की तरफ हो सकता है। नहीं भाई, कि आप क्या कर रहे थे, आप अगर बीजेपी वहाँ कामयाब हो रही तो आप क्या कर रहे थे? हो सकता है आपने कामयाबी दिलाई हो, इसका मतलब ये बात बोलनी चाहिए थी कि
मैं नाकाम हो गया, जिम्मेदारी कबूल करते हुए हट कबूल जाना करना था। था। जी जी या फिर ये कहते कि वो बीजेपी की कामयाबी पर अगर खुशी का इजहार कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने लिए बीजेपी में दरवाजे खुले रखे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और हालिया अरसे के दौरान उनके जो इकदाम है उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि बीजेपी की तरफ उनका मैलान ज़्यादा है और झुकाव बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी जी जी देखो, क्योंकि पुतिन के जो इस्तकबालिया दिया गया हैदराबाद हाउस में। हैदराबाद हाउस में, वहाँ पर अकायद अपोजिशन राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, ना ही राज्यसभा के अकायद अपोजिशन कांग्रेस के खरगे को बुलाया गया, जी जी बल्कि इन्हें शशि थरूर को इन्वाइट किया गया। जी जी तो पता नहीं क्यों, किस हैसियत से बुलाया गया, क्या पता नहीं। किस तरह अच्छा, और एक बात भी है, अगर वो पार्टी के होते तो ये वो डिसाइड करते कि जब मेरी पार्टी को नहीं बुलाया गया, मेरे हाँ, कायद को नहीं बुलाया गया, मैं क्यों कहूँ। इनकार करना चाहिए वो था। नहीं करे, वो चले गए। साथ ही साथ हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में पूरी ताकत लगा दी थी जी हाँ, जी हाँ। बीजेपी को और नीतीश कुमार को हराने के लिए, लेकिन हाल ही में इन्होंने बयान दिया है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी हाँ, वो किसी के नकाब खींच रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बास पॉलिटिशियंस पागल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार अचानक अब नॉर्मल हो जाते हैं और फिर एक खातून का नकाब खींचते हैं और शशि थरूर कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। क्या ये भी नीतीश कुमार के नहज पे डाल रहे हैं, पता नहीं। मैं समझता हूँ डेवलपमेंट की तरफ बात कर रहे थे। जी जी डेवलपमेंट की बात तो ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अखलाकी इक़दार अगर गिर जाते हैं तो फिर समझिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देखिए, डेवलपमेंट नहीं बता सकते आप, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर मरकजी हुकूमत में है। जी जी और मरकजी इत्तेमाद के वहाँ पर साथ में है जेडीयू। अच्छा, आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में, मैं एक न्यूज़ लिखा था, तेलंगाना में 10 लाख आबादी के लिए 150 डॉक्टर है, MBBS नशिस्तें हैं। जी हाँ। तो वहाँ पर मैंने जायजा लेके देखा, सिर्फ 22 है। कितनी अफसोस की बात है। कम से, जबकि आपके मरकज की तायद है आपको। हाँ, क्या कर रहे हैं आप, बड़ी शर्म की बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल फिल्मों की बहुत ज़्यादा धूम है। अगर फिल्मों के ज़रिए किसी मज़हब को बदनाम किया जाए, किसी मज़हब के मानने वालों को बदनाम किया जाए, मज़हब तो बदनाम नहीं होता, मज़हब के मानने वालों को बदनाम किया जाए, उनका ताल्लुक़ से प्रोपेगेंडा किया जाए, गलत तासुर पैदा किया जाए और आवाम को उन्हें बुरा बनाकर पेश किया जाए आवाम के सामने, तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में इस तरह हो रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये हुब्बुल वतनी की बात है, अपने मुल्क से मोहब्बत की बात है। आपको याद होगा कि 2020 में वादी गुलवान यानी चीन के साथ वादी गुलवान में जिस तरह हमारी लड़ाई हुई, यानी हमारी फौजियों की लड़ाई हुई, और चाइना लिबरेशन आर्मी की जो आप देखेंगे चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी, उसके साथ हमारे सिपाहियों की लड़ाई हुई थी। और आपने देखा कि किस तरह 20 सिपाही हमारे शहीद हुए। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें बिहार रेजिमेंट के जो है उनकी तादाद ज़्यादा थी, खुद तेलंगाना के भी फौजी उसमें शामिल थे। तो बहरहाल चीन का जो नुकसान हुआ उसमें बाद में बताया गया कि 4 सिपाही मारे गए, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा सिपाही चीन के मारे गए थे। तो बहरहाल उस मामले में आपको बता दूं, एक फिल्म बनाया गया है बैटल ऑफ गलवान। बैटल ऑफ गलवान के जो हीरो हैं वो है सलमान खान, यानी बॉलीवुड के भाई। और आप देखेंगे कि इस भाई के खिलाफ किस तरह के इक़दाम भी किए गए। हालिया अर्से के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की जानिब से उन्हें कत्ल करने की धमकी भी दी गई। लेकिन आपको बता दूं कि 17 अप्रैल को सलमान खान ने अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर इस फिल्म का टीज़र जारी किया था। और अब आपको बताना ज़रूरी है कि 27 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। लेकिन इसी दौरान जो टीज़र पर देखने के बाद चाइनीज़ जो यानी ओहदेदार हैं उन्होंने एहतजाज किया है और कहा है कि वादी गलवान में जो कुछ हुआ है हिंदुस्तानी इस फिल्म में यानी बैटल ऑफ गलवान में वो गलत दिखाया गया है, इस तरह की बातें की गई है। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से एक वजाहत जारी की गई और कहा कि ये आर्टिस्टिक फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और हम इसमें मुदाखलत नहीं करते। फिल्म साज है जो फिल्में बनाते हैं और अगर किसी को एतराज़ हो तो मरकज़ी वजारत दिफा यानी इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से रुजू हो सकते हैं, इस तरह की बात कही है। और नईम वजह साहब आपको बता दूं कि सलमान खान की ये जो फिल्म है वो उसके डायरेक्टर हैं अपूर्वा और इसके जो प्रोड्यूसर है या प्रोड्यूस किया है वो सलमान खान फिल्म्स ने किया है। तो आप उनकी हुब्बुल वतनी को देखिए। आप यकीन मानिए, जब भी हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, सखावत और रहमदिली की बात करते हैं, तो आप निकाल के देख लीजिए जितने भी फिल्म स्टार्स है, छोटे हो या बड़े हो, आप हर एक से बात कीजिए, सलमान खान की हर कोई सताइश करते हैं। जी हाँ, और कहते हैं कि ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी सलमान खान ने ताउन किया है, मुख्तलिफ फाइनेंशियल तरीके से या फिर फिल्मों में काम देके, या फिर जब मुसीबत में कोई होते हैं या कोई बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए पैसे देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का
सलमान खान के बारे में जो सुना जाता है, अच्छी राय फिल्म इंडस्ट्री में लोग में कहीं और नहीं है। लेकिन वो अलग बात है कि जो हमारे ये भक्त है, अनभक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ सलमान खान मुसलमान होने की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं या फिर उनकी फिल्मों को बैकआउट करने की बात करते हैं। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा उन्होंने अपनी फिल्मों में कभी भी फ़िरका परस्ती को अहमियत नहीं दी है। जी जी। बल्कि मसावत को अहमियत दी है और मुल्क के ताज़ा हालात पर उन्होंने फिल्में बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह की फिल्में बनाने वाला हमको, मैं समझता हूँ कि अगर गलवान पे चीन का एतराज़ हो रहा है, इतने चीन के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए जिस तरह दूसरे फिल्मों को कश्मीर फाइल्स को टैक्स से इस्तना दिया गया था, ये फिल्म को भी टैक्स से इस्तना दिया जाता है, तो ये अच्छी बात हो। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, सलमान खान ने यानी सलमान खान फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है और जैसे कि हमने आपको बताया है कि बैटल ऑफ गलवान उस पर चीन ने एतराज़ शुरू कर दिया है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम कोई भी फिल्म बना सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि आप देखेंगे कि हाँ, अगर आप किसी मज़हब की तौहीन कर रहे हैं तो ये गलत बात है, अगर किसी मज़हब के नाम पर किसी को यानी अक़लियत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत बात है। तो बहरहाल सलमान खान ने इस फिल्म में आपको बता दूँ कि कर्नल बिकुला संतोष बाबू का किरदार अदा किया है, जो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और वो चीनी सिपाहियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। मैं समझता हूँ कि हमारे जो बहादुर सिपाही हैं, जी जी, उनको खिराज पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ जी, क्योंकि हम जब अब रात में सुकून से आराम की नींद सो रहे हैं तो उनकी बदौलत है। जी हाँ। वो लोग बॉर्डर्स पे इतनी रात सर्दियों के बावजूद, गर्मियों के बावजूद, बारिश के बावजूद अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमें आराम से सोने का मौका पा रहा है। जी। अगर हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश नहीं करेंगे तो कौन करेंगे बताइए? जी जी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। हम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है कि हमारे फौजियों की हम हौसला अफजाई करें हमेशा। बिल्कुल आपने सही कहा है। जब चाइनीज़ का जिक्र निकलता है तो नाज़रीन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि 90% जो इस्तेमाल की अशिया है वो चीन से आ रही है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, RSS बड़ी बड़ी बातें करती है, हुब्बुल वतनी की बात करती है, कौम परस्ती की बात करती है। तो और आपको जानकर हैरत होगी कि 112 बिलियन डॉलर यानी 100 बिलियन डॉलर से लेकर 112 बिलियन डॉलर की बाहिमी तिजारत चीन और हिंदुस्तान के दरमियान है। और जो चीन का जो हिस्सा है उसमें 92 बिलियन डॉलर से बाकी का हिंदुस्तान का है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान का नुकसान है, चीन का फ़ायदा है, उसके बावजूद भी हम चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उससे हर चीज़ खरीदते हैं। यानी अगर मंदिर के बाहर अगर आप दीप जलाते हैं तो वो भी चाइनीज़ मेड होता है, अगर घंटी बजाते हैं तो वो भी चाइनीज़ मेड होता है। हर चीज़ चाइना चाइना चाइना। एक दुश्मन की मईशत को आप मुस्तहकम कर रहे हैं तो आप कैसे कौम परस्त है, ये समझने वाली बात है। तो बहरहाल चाइनीज़ जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं या अशिया है, इसमें एक चीज़ है मांझा भी है। मांझा हैदराबाद में आप देखेंगे तिलसंगरात ये तेलुगु रियासतों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इस सिलसिले में लोग ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश में वाक़ अपने घरों को रवाना होते हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इसके लिए खुसूसी बसों का भी इंतज़ाम किया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ मांझे के, जिसके नतीजे में कई लोगों के गले कट रहे हैं और कई लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठ रहे हैं। ऐसे में पुराने शहर से और केसरा से एक दो खबरें आई हैं। एक में ये कहा गया है कि शमशीरगंज में एक डिलीवरी बॉय है, वहाँ से गुजर रहा था कि वो चाइनीज़ मांझे के जद में आ गया, उसका गला कट गया। 22 टाके लगे हैं, आपको बता रहा हूँ 22 टाके कोई मामूली बात नहीं है। और दूसरा केसरा मंडल में पेश आया एक वाक़े में 19 साल यशवंत शदीद ज़ख्मी हो गया है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि आप देखेंगे कि BRS कांग्रेस के जो MLA हैं फिल वक्त नागेंद्र पहले BRS में थे, फिर कांग्रेस में शामिल हुए, खैरताबाद की नुमाइंदगी करते हैं असेंबली में। उन्होंने कहा कि अगर उनके हल्के में कोई ये पता बता दे कि फलां जगह ये यानी चाइनीज़ मांझा फरोख्त किया जा रहा है तो उसे 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। देखिए यह सब ये ख़तरनाक है। हम हर साल देखते आ रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल से कितने नुकसान हो रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं। हमारी पुलिस की जानब से कमिश्नर हो या फिर DGP हो, ये ऐलान किया जाता है कि चाइना के मांझे पे पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन फिर भी मार्केट में दस्तयाब हो रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि चाइना पे पाबंदी आयद कर दी गई, चाइना मांझे पे, फिर हम देख रहे हैं कि चाइना मांझा मार्केट में मिल रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है और कैसा फ़रोख्त हो रहा है, इस पर नज़र रखना पुलिस की जिम्मेदारी। जी 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 जी। तो लेकिन आपने देखा कि हर सामान चीनी साख्ता, तो हमारी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि भाई ये बात करेक्ट है आपकी, मैं मानता हूँ। चीनी आज दुनिया को टक्कर दे रहा है। जी जी, दुनिया का हर प्रोडक्ट, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जी जी, बल्कि सारी दुनिया में चाइना का अपने मार्केट है।
अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर भेजता है चाइना, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाइना अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कितना अपने आप को तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि वो गूगल का इस्तेमाल भी नहीं करता। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमको भी यही सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्यों हमारी जो तिजारत है, आपने बताया कि $92 बिलियन उसका फ़ायदा हो रहा है चाइना का। जी जी, तो हम में क्या कमज़ोरियाँ हैं, पहले हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इसका जायज़ा लें, फिर उसकी पाबाजाई कैसा करें, उसकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कब तक डिपेंड रहेंगे दूसरे ममालिक पे, बताइए। हम देखते हैं कि अगर वहाँ से तेल भी आना बंद हो जाता है, पकवान में जो इस्तेमाल होता है तेल, कुकिंग तेल, तो यहाँ पर तेल की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जी जी जी, ये बात भी सही है आपने कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कुकिंग गैस का सवाल हो या फिर आप पेट्रोल और डीजल की बातें करते हैं, इसका क्रेडिट तो जो कीमतों में इजाफा हुआ है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत को जाता है। और आपने देखा कि राहुल गांधी हो, दीगर अपोजिशन कायदीन ने बार बार ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत आवाम के जेबों पर डाके डाल रही है। जी जी जी, हम देख रहे हैं रियाज साहब, हमने देखा कि मोदी हुकूमत के 11 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं। 11 साल पहले हम क्या कमियां थी, आज क्या हमने पाया है, इसका वाइट पेपर जारी करते हुए लोगों को बताना चाहिए। 11 साल पहले तरक्की क्या नहीं थी, आज क्या तरक्की हुई है, इसके बारे में बताना चाहिए। 11 साल पहले कितने रोज़गार के मौके फराहम किए गए थे, आप कितने मौके फराहम किए जा रहे हैं, उसके आवाम को मालूम करना चाहिए। 11 साल पहले देही इलाकों में सड़कें नहीं थीं या फिर बिजली की कमी थी, आप कितना मोदी हुकूमत में फराहम किए गए, इसकी आवाम में इतलात फराहम की जानी चाहिए। जी हाँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी असम्बली या पार्लियामेंट में बात होती है तो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नेहरू को याद किया जाता है, इल्ज़ाम दिया जाता है। अरे छोड़ दीजिए, मुल्क आज़ाद होकर 75 साल हो गया है। हाँ। मैं समझ 75 साल बाद भी आप उन्होंने ये नहीं किया, ये बताने के बजाय आपने 11 साल के दौरान क्या किया है, कितने पहले कितने रोज़गार के मौके फराहम होते थे, कितने जॉब्स थे, आज कितने, 11 साल पहले तक कितने जॉब थे, कितने मल्टीनेशनल कंपनियां थी, कितने गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले इदारे थे, आज उनकी सूरत हाल क्या है। ये आज 11 साल में डबल खर्च लेने के बाद हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या हो गया है, इसकी वजाहत करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छी बात याद दिलाई है आपने कि हिंदुस्तान का खर्च जो 30 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था क्या 2014 से पहले, आज आप ये करेंगे कि 60 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया, यानी निस्फ ज़्यादा हो गया है। आप देखिए आज़ादी के 75 साल में 30 लाख करोड़ का खर्च था, फिर वही 11 साल में आपका और 30 लाख करोड़ का खर्च हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर्स ने इतना खर्च लेने के लिए 75 साल लगा दिए, 75 नहीं सर 65 साल लगा दिए, आपने 10 साल में वो कर्ज ले लिया है। ठीक है, चलिए आपने कर्ज ले लिया है, अवाम ही उसका कर्ज अदा करेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा 30 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने के बाद किसको फ़ायदा पहुंचा? कितने कंपनियां कायम हुई हैं, कितने इंडस्ट्रीज़ कायम हुए हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, कितने बच्चे स्कॉलरशिप लेने के बाद आला तालीम हासिल कर चुके हैं, उनकी तादाद क्या है, कितने साल और साल बढ़ने वाली बतदरीज तादाद क्या है, इसके बारे में तफसीलात फराहम की जाती है तो समझता हूँ कि अच्छा मौका है। लेकिन हम देखते हैं कि ये कभी ये नहीं बताया जाता कि हमने 30 लाख करोड़ का खर्च लिया है। और अब देखेंगे जी हाँ जी, साथ ये बताया जाता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं अपने तरक्याती कामों को, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को बताने के बजाय हिंदू मुस्लिम करके अपने अखबार जीते जा रहे हैं। और दूसरी बात आप देखेंगे कि आज अगर हैदराबाद में या मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी मांझा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके नतीजे में ज़िंदगियों का खात्मा हो रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, तो इसके लिए मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि ये रियासतें डायरेक्ट नहीं मंगाती चीन से मांझा, बल्कि मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम रियासती हुकूमतों को, बिल्कुल मरकज़ रियासती तेलंगाना की हुकूमत को भी चाहिए कि वो मरकज़ से नुमाइंदगी करेंगे। वो जिस तरह दूसरे अशिया पर चीन की पाबंदी आयद की जा रही है कौमी सतह पर, वो भी इस पर भी याद कर दें। लेकिन अब रियाज साहब अब आप छोड़ दीजिए, ये रुकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कई चीनी प्रोडक्ट्स पर इम्तना आयद किया गया था, फ़ोनों पे वगैरह हुए। अब हम देख रहे हैं कि फ़ोन डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर फ़ोन के पार्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आके उसको असम्बल कर लिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। जी हाँ, ये बात भी है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि शमशेरगंज में इस तरह का वाक़या पेश आया जहाँ जमील नामी जो
डिलीवरी बॉय है वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके गले पर 22 टाँके लगाने पड़े और बहुत ही सीरियस हो गए थे। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि इसका खुमियाजा कौन भुगतेगा। ये नौजवान भुगत रहे हैं, गरीब नौजवानों के साथ अब मदद कौन करेगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में मोहम्मद जमील को मैं समझता हूँ कि जो सरकारी इदारे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने चाहिए और मुआवजे का मुतालबा करना चाहिए कि एक नौजवान अगर 22 टाँके गले में रख रहे हैं तो आप अंदाजा कीजिए कितने दिन वो नौकरी नहीं कर सकेगा, क्या कौन देगा उसका पैसा। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है उसको माली ताउन करे। बिल्कुल। और मुतालिका जो वहाँ का मैं समझता हूँ नहीं, जितने भी लोग बीमार हुए उसकी बात नहीं, केसरा का जो है नौजवान यशवंत उसकी भी मदद की जानी चाहिए। और अगर आप वो लोग घर में बैठ जाएंगे तो उनका घर कैसा चलेगा। इस सिलसिले में एमएलए की जिम्मेदारी बनती है वो उसकी माली मदद करवाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें। और ये बता रहा हूँ मैं आपको, पुलिस सड़क पे ठहर के लोगों को शराब वो कर रही है, चेक कर रही है, कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन शराब बेचने वालों के खिलाफ खुली इजाज़त दी जा रही है और लोगों को शराब पीने पे पकड़ा जा रहा है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि हम शहर के हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आप जाके देख लीजिए, पतंग बेचने वाली दुकानों में आप उसका नज़र रखिए। जिस तरह सी टीम्स नज़र रख रही हैं, एग्जीबिशन में जब शुरू होता है तो पहले लोगों का कोई कंट्रोल नहीं हुआ करता था, अब सड़कों पर बस स्टॉप पर सी टीम्स मौजूद है। वो देख रहे हैं कि अगर किसी लड़कियों से ख़वातीन से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इस तरह के टोल फ्री नंबरात भी दिए गए हैं और लोगों की मदद भी की जा रही है, अच्छी चीज़ है। इसी तरह से ये चाइनीज़ समाचार जो बेच रहे हैं, जिस तरह डी नागेंद्र ने ऐलान किया है कि उनकी असम्बली हल्के अगर खैरताबाद में कोई चीनी मांझा फरोख्त करता है, अगर इन्हें इसकी कोई इतला दी जाती है तो 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो इसी तरह शहर में ऐलान कर दीजिए कि लोग बेरोजगार जो लोग हैं वो नज़र रखेंगे, आपको इतला देते रहेंगे, लोगों की ज़िंदगी महफूज रहेंगी। और आपने देखा जो केसरा में जो वाक़या पेश आया, विश्वनाथ उस लड़के का नाम है, 19 साल उम्र है और वो बहुत ही उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। उसके वालिदैन ने पुलिस पर जोर दिया है कि इस तरह के मांझे जो चीनी मांझे हैं, चीनी साख्ता मांझे हैं, फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये लोग आम लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि हम गुज़श्ता 8-10 दिन से देख रहा हूँ मैं, आज भी डीजीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम आएंगे हमेशा ये कहा जाता है कि जराइम की तादाद में कमी हुई है ये, लेकिन हम जब देख रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कमी हो। अब देखिए मिसाल के तौर पर सिटी पुलिस कमिश्नर सज्जनार ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस साल यानी 2025 में 67 मर्डर हुए हैं, हैदराबाद में मर्डर्स हुए हैं, जबकि आप देखेंगे सिर्फ 2 हफ्तों में 10 के करीब मर्डर्स हो चुके। 11 से ज़्यादा हो गए थे। 11 जी 11 से ज़्यादा मैं जब देख रहा था तो 11 से ज़्यादा हो गए। देखिए आप शायद उसमें और इजाफा भी हो गया होगा। हाँ, 1 महीने के अंदर ये बात है, 10 दिन के अंदर, सॉरी 2 हफ्तों में, सॉरी। ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये आदाद शुमार बता के लोगों को कंट्रोल समझाने के बजाय पुलिस को सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। जो लोग जेल से रहा हुए हैं, जिनका जराइम पेशे से ताल्लुक़ है, उन पर सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है। अब ये कहेंगे कि हमारे पास पुलिस तो उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम हर शहरी पे नज़र नहीं रह सकते, लेकिन कुछ ऐसा आप सिस्टम बनाइए जी कि उस पर नज़र रखी जा सके और जराइम को कम करने की किया जा सके। और आपको मालूम है अब तिल संक्रांत आ रहा है, जी, लोग बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो पुलिस जाके जब भी धावा करती है तो लोग को चैनी मांझा आपके सामने रख के नहीं बेचते, जी हाँ, क्योंकि उनको मालूम है इम्तना है, तो खुफिया तौर पर बेचते। पुलिस को हर चीज़ मालूम होती है। तो आप, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं ऐसा लगा, पुलिस के पास मकबूल भी होते हैं, जी हाँ, आप उनकी खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। खाली आप ग्राहक बन के चले जाइए, जाके चाइना मांझा खरीदने की कोशिश कीजिए। मालूम होगा कि आप उसको वहाँ से मिल रहा है तो उसको अरेस्ट कर लीजिए। किसी गरीब को मत कीजिए, बेकसूर को मत कीजिए, जो हकीकी खाती है मुजरिम उसको गिरफ्तार करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक चाइनीज़ मांझे का सवाल है, अब देखना यह है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि लोग मुसलसल ज़ख्मी होते जा रहे हैं और शदीद ज़ख्मी हो रहे हैं। और वैसे भी नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि 9 जनवरी था 13 जनवरी ये तिल संक्रांत मनाया जाने वाला है। और ऐसे में हमारे देखेंगे पुराने शहर में ये त्यौहार, पतंगबाजी का जो त्यौहार होता है, मुसलमान बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं। बिल्कुल, पतंगबाजी का शौक़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जो मासूम बच्चे होते हैं वो पतंग उड़ाने के चक्कर में ऊपर अगर छत पर उड़ा रहे हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और वो फौत हो जाते हैं। माँ बाप को जो गम होता है, यकीन मानिए ज़िंदगी भर ये गम रहता है, उस वक्त तक ये औलाद की मौत का गम रहता है जब तक ये ज़िंदा रहते हैं। देखिए ऐसा भी ये जो कौमी त्यौहार हैं, जैसा पतंगबाजी है और पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, जी, इसको मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। जी हाँ, जाता बिल्कुल मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। सब बच्चे माशाल्लाह से जोड़ाते हैं, करते हैं जी। सबका कारोबार होता है, जी हाँ, सबका कारोबार होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी मज़हब से किसी को जोड़ के रख के उसको दूसरों को दूर करने की कोशिश करना,
अब हम देखेंगे कि हैदराबाद के 2 वाक़े आपने बताया। जी हाँ, जी हाँ। कल असेंबली का इजलास शुरू होने 2 तारीख से फिर से दोबारा सरमाई सेशन शुरू होने वाला है। देखते हैं कि कितने अरकान असेंबली ये मसले को उठाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक तेलंगाना में अमन अमान का सवाल है, हमारे डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर श्रीधर रेड्डी, उनका दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल काबू में है, कंट्रोल में है। और उनका ये भी कहना था कि जो ख़वातीन पुलिस अहदेदार है, आला पुलिस अहदेदार, उनकी कारकर्दगी तो देखने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत ही मुतासिर कुन रही है और उसके लिए उनकी सताइश करते हैं। और एक बात उन्होंने ये कही है कि तेलंगाना पुलिस के कारनामों को उन्होंने सराहते हुए कहा कि ग्लोबल यानी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद कामयाब तौर पर अमल में आया, पुलिस का अहम किरदार रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड का जो मुकाबला हुआ यानी मुकाबले हुस्न हुआ, हसीना आलम हुआ, वो भी कामयाब रहा। इसमें भी पुलिस ने गैर मामूली के इंतजाम किए थे। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के 3 मरहलों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पुरअमन तरीके से एका दुका वाक़या छोड़कर पुरअमन तरीके से इन मराहिल में इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया। उनका ये भी कहना था कि तकरीबन 509 नक्सलाइट को 2025 के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है, हवाले कर दिया है, खुदसुपुर्दगी इख्तियार की है। जिसमें से आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से में सरगर्म तकरीबन 481 जो नक्सलाइट थे वो 481 नक्सलाइट थे, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 21 नक्सलाइट्स, आंध्र प्रदेश का 1 और महाराष्ट्र का 1 नक्सलाइट शामिल है। देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 इवेंट्स की जो बात की है, 2 एक तो राइजिंग तेलंगाना, जी हाँ, और दूसरा आपका मिस वर्ल्ड, उसके कामयाब इनेकाद के लिए पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो काबिल सताइश है, उसकी वो करना चाहिए। रही बात इलेक्शंस की, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस की 3 मरहलों का, वो भी पूरा तरीके से हुआ है। छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं, उसके लिए भी पुलिस की सताइश की जानी चाहिए भाई। और रही बात, उन्होंने कहा कि खातून पुलिस मुलाजिमिन बेहतर काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, तो उसकी भी सताइश होनी चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि 2025 के दौरान ख़वातीन पर जो मज़ालिम हुए हैं उसमें कमी आई है। ताहम 240 से ज़ायद ख़वातीन का मर्डर हुआ है पूरे तेलंगाना में। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि खाली पुलिस ये बता दी गई है कि जराइम में हमेशा हम देख रहे हैं, हर साल निकाल के देख लीजिए, जराइम में कमी हुई। अब आम लोगों को तो मालूम ही आती नहीं रहते हैं कि कहाँ मर्डर कितने, हम ये महीने में कितने हुए हमको वो भी नहीं मालूम। अगर जब वो आदाद शुमार पेश करते हैं तो लोग सही समझते हैं। जी हाँ। मगर अक्सर अगर ये रिपोर्ट जारी करता है कि 1 साल के दौरान इतने मर्डर हुए, इतने रजिस्टर हुए, लास्ट ईयर इतने हुए थे, ये इतने हुए थे, डेट्स के साथ अगर पेश किया जाए तो बेहतर रहता। इवन मैं समझता हूँ कि पुलिस स्टेशन वाइज ये आदाद शुमार जमा किए जाने चाहिए और उस पुलिस स्टेशन को इनाम से नवाजा जाना चाहिए जहाँ पर फ़िरक़ावाराना जो दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं अपने बयानात के ज़रिए, चैलेंजेस के ज़रिए, उनकी सरकोबी के लिए इक़दाम किए गए हों, या मर्डर्स वहाँ पर ज़्यादा नहीं हुए हों, यहाँ पर किडनैपिंग के वाक़यात नहीं हो, उन्हें दिया जा सकता है ना। देखिए रियाज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस भी इंसान है जी, उनसे उतना ही काम लेना चाहिए जितना लिया जा सकता है। जी, तो लेकिन कीजिए ना भाई। लेकिन और एक बात क्या है, हम ये देख रहे हैं कि पुलिस पर अक्सर जानिबदारी के इल्ज़ाम आते हैं। जी, एक तो सियासी तौर पे होते हैं। अब हम जब भी देखते हैं अपोजिशन जमाते हैं, जब रेवंत रेड्डी अपोजिशन में थे, उन्होंने भी पुलिस के खिलाफ इल्ज़ाम आयद करते थे और ये कहते थे कि वो रेड डायरी में नामा लिख रहे हैं पुलिस वालों के। हमारी हुकूमत बनने के बाद सूद समेत हिसाब चुकता किया जाए। हो गया बस साहब, मेरे को तो नजर नहीं। अब केटीआर कह रहे हैं, हरीश राव कह रहे हैं, हम भी ऐसे लोग पुलिस वालों के नाम लिख रहे हैं जो जानिबदारी कर रहे हैं। हमारी भी हुकूमत आएंगी तो इन्हें सूद समेत हिसाब चुकता किया जाएगा। और ये कहे, उन्होंने कहा, यहाँ तक भी कह दिया कि अगर वो रिटायर्ड भी होते हैं तब भी उनसे हिसाब किताब चुकता किया जाएगा, या सेंट्रल सर्विसेज में भी जाते हैं तब भी हिसाब चुकता किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने भी कहा था, लेकिन 2 साल हो गए, आज तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मजाक हो रहा है, अमन का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये मजाक कोई और नहीं बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू उड़ा रहे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म इसराइल है। उन्हें गज़ा का क़साई भी कहा जाता है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम नेतन्याहू उनकी हुकूमत ने की है, उनकी फोर्सेस ने की है, अमरीका के ताउन से, वो इश्तराक से, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि एक दहशतगर्द मुल्क जो सारी दुनिया में दहशतगर्दी का
बायस बना हुआ है और इंसानियत को पामाल कर रहा है। 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को उसने शहीद किया है, 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया है और गज़ा को क़ब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अगर वो अमन की बात करता है या अमन का अवार्ड देने की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर बहुत बड़ा जोक यानी इंटरनेशनल यानी जालिमाना जो लतीफ़ा है वो कुछ नहीं हो सकता, जालिमाना मजाक है वो नहीं हो सकता। अब अंदाज़ा कीजिए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुशखबरी सुनाई कि हम आपको इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड दे रहे हैं अमन के लिए। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि अमन के कातिल अगर अमन का अवार्ड देने लगेंगे तो फिर अब अमन का क्या होगा। अब अंदाज़ा देखिए, नाजायज़ बच्चा जी अपने बाप को अवार्ड देने के बराबर है। जी जी ये भी हो सकता है, सही है आपने कहा, क्योंकि वो अमेरिका का नाजायज़ है। जी नाजायज़ ये जैसे ये मुमलिकत कहा जाता है उससे। जी जी तो वही मुमलिकत अपने बाप को अवार्ड देने के बराबर है। जी, जी, अब मैं छोटी सी मिसाल दूं, लोगों का शऊर बेदार होना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों का भी शऊर बेदार होना चाहिए। आप देख रहे हैं, आप हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, शायद मैं आप आते भी होंगे कि रुपए की कदर में डॉलर की मुकाबले। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, देखिए आप ईरान में जो आज देखिए आप कितना ज़्यादा आज लोग सड़कों पर निकल आ गए हैं। जी हाँ जी हाँ, तेहरान के अलावा मुख्तलिफ मकामों पर, यहाँ वहाँ के जो बैंक के जो सरबराह है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी जी तो ये होता है, हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कितने भी बड़े बड़े वाक़यात हो जाए, लोगों में शोर बेदार नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। दरअंदाजी की बात कर रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होनी चाहिए। अच्छा, और एक बात, अगर कोई वाक़या पेश भी आता है, लोग कभी थोड़ा सड़कों पे निकल भी आते हैं तो उन्हें मजहबी अफ्यूम पिला के नींद की जी सुला दिया जाता है। तो बहरहाल अब इसराइल भी अमन के अवार्ड देने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जालिमाना मजाक कोई नहीं होगा। इंसानियत के साथ मजाक है, अमन के साथ मजाक है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हुए हम अपना प्रोग्राम खबरों का अख्तिताम को पहुँचाते हैं। हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के खेत में। आपको बता दूँ कि बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक मौत हो गई, लेकिन इंसान की नहीं बल्कि जो है वो हलाक हो गया। मैं समझता हूँ जिलेटिन्स क्या बोलते हैं वो होंगे शायद। जी जी नहीं, वहाँ पर अभी तक तो कोई बात नहीं आया, हो सकता है, लेकिन लोगों ने शिकायत की है कि किसी नामालूम फर्द ने या नामालूम लोगों ने उनके खेतों में बम नस्ब कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी जी मगर मैं समझता हूँ पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी जी, आज कौन है इसके जिम्मेदार, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। और वहाँ एक साया गौर नामी शख्स के खेत में ये वाक़या पेश आया है और ये वाक़या है गरगुल विलेज में। अच्छा जी जी जी, तो मैं समझता हूँ, मैं कोई भी तशद्दुद का वाक़या हो, इस तरह के वाक़यात की तो हमें रोकथाम करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नए साल में जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, पुलिस के लिए भी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी पुलिस, जैसा कि आपने कहा कि वो भी इंसान है, बेशक अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। जी जी, तो मेरे नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों के अख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।